जय श्री राम। योगेश अनंत काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आगे बढ़ते हैं। अंताजी का कर्ज जो था वो दिल्ली में बैठ के अंताजी ने 70 लाख तक पहुंचाया था। अच्छा, अंताजी का प्रॉब्लम ये था कि एक बड़ा अभियान भी अंताजी ने सफलतापूर्वक समाप्त नहीं किया था। पहले तो 7-8 महीने मराठी फौज दिल्ली के आसपास बैठी रही, उससे खर्चा बढ़ा और इस चीज से दत्ता जी बड़ा नाराज हुआ अंताजी से। दत्ता जी ने खुल के बोला है कि कर्ज की रकम का बंटवारा समान तरीके से किया जाए और जिसने ये कर्ज लिया है, कर्ज फेडने का सबसे ज्यादा हिस्सा उसने चुकाना होगा, वो अदा करे कर्ज की रकम। दत्ता जी मारवाड़ के 3 करोड़ से ऑलरेडी परेशानी में था। मैंने आपको बताया है कि 3 करोड़ में से 80 लाख रुपए तो उसने अदा कर दिए थे, लेकिन बचे हुए रकम का बोझा दत्ता जी सह नहीं पा रहा था। वो हो रहा, उसके ऊपर ये अंताजी का जो 70 लाख रुपए का कर्ज है, ये फेडने का जिम्मा भी कहीं ना कहीं नाना दत्ता जी पे डाल रहा था। तो दत्ता जी भड़क गया कि भाई मैं पैसे नहीं दे सकता। दत्ता जी ने जाहिर पत्र द्वारा नाराजी प्रकट की है। लेकिन नाना अपनी नाराजी किससे प्रकट करे? वो तो नहीं कर सकता, बस कर्नाटका जाके वसूली कर सकता है जो उसने की, और फिर थोड़ा फार कर्ज की रकम उसने अदा की। 21 मार्च 1759 का पत्र है। नाना लिखता है कि शूजा ने वकीली के बदले 50 लाख रुपए देने का वादा किया है। लाहौर से आके सारा कर्ज सरकार जमा करने का इरादा शूजा रखता है। अगर ये हुआ तो हमारे लिए फायदा ही होगा, लेकिन शहाबुद्दीन वजीर को सर्वथा हम खारिज नहीं कर सकते। आखिरकार हमने ही उसे वजीरी प्रदान की है। बिना विश्वास संपादन किए उसकी अवहेलना करना उचित नहीं होगा। अगर शूजा को लाना ही है तो पहले काशी प्रयाग अपने अधिकार में उससे ले ले। शूजा से पहली नगदी वसूली जाए। शूजा संधि पहले 2-3 बार कर चुका है, पता नहीं रकम दिलाने में इतने साल क्यों लगाता है। अवध की फौज बड़ी है, इलाका भी अवध का बड़ा है। शूजा का जाठों से विशेष स्नेह है। वितुष्ट आने पर हमें सारी शक्ति उसके खिलाफ लगानी पड़ेगी। मुसलमानों का भरोसा कभी भी नहीं किया जा सकता। हर एक मार्ग विरोध के लिए जायज उन्हें लगता है। 50 लाख नगद काशी प्रयाग अगर शूजा देता है तो बात बन सकती है। मित्रों, अब्दाली की अखंड दिल्ली पे नजर बनी हुई थी, क्योंकि उसका वकील दिल्ली में मौजूद था। अब वहां मंसूर अली भी वजीरी के लिए प्रयत्नशील था। दिल्ली सल्तनत में कुछ दम नहीं बचा था। ना मुल्क था, ना नगदी पास थी, ना अधिकार भी मुगल सल्तनत के पास बचा था। एक सुबुद्ध शूजा के पास नाना ने भेजा। उसने स्वच्छ मैसेज शूजा को दिया, शर्तें अगर पूरी करे तो उसके बाद दिल्ली सल्तनत की वजीरी की बात हो सकती है। ये उस सुबुद्ध मनुष्य ने शूजा को बताया। नजीब भी बख्शीगिरी के बदले 30 लाख रुपए देने की बात कर रहा था मराठों से। नजीब हराम खोर है, ये नाना लिखता है, बेईमान है। अगर दिल्ली में नजीब बैठा तो समझो अब्दाली की चौकी वहां पे बैठ गई। नजीब को बख्शीगिरी देना यानी सांपों को दूध पिलाने समान है। मित्रों, ये नाना के लिखे शब्द है।
वजीर को साथ लेके बंगाल का बंदोबस्त दत्ता जी करे। यहाँ से यानी पुणे से चिरंजीव यानी नाना का लड़का माधवराव, यहाँ से पुणे से चिरंजीव बुंदेलखंड होके प्रयाग के पास आपको शामिल होंगे। और भी मेरे पास 2-3 विकल्प बने हुए हैं, उस पर भी विचार करें। विशेष बात यह है कि नाना का 1759 का एक भी उसके मन में जो संकल्प था, एक भी संकल्प मित्रों पूरा नहीं हुआ, एक भी। अब तात्कालीन उत्तर की जो परिस्थिति थी वो हफ्ते दर हफ्ते उसमें बदलाव हो रहे थे, और हम तो जानते हैं कि 40 हफ्ते के बाद में पानीपत का बिगुल बजा। नाना के विकल्प को सबने साथ नहीं दिया और ये शाश्वत है। अब शहाबुद्दीन का मराठों की मदद से नजीब का पारिपत्य करने का जो प्लान था वो तो बहुत दिन से था, लेकिन ये हमारे दिल्ली सल्तनत के नपुंसक बुढ़े बादशाह ने उस प्लान को भी नाकाम कर दिया। भाई उसको अपनी सल्तनत बचानी थी, अपने लौंडे अली गौहर को हर तरह से उसने बचाना था। और इसीलिए तो मैंने कहा ना कि हाँ, दिल्ली में जब वो नज़रबंद था तो गुप्त तरीके से उसको भगाया भी था, उसके पीछे ये बादशाही था। यही गौहर आगे चल के मित्रों शाह आलम बना है। इस शाह आलम ने 1806 में मरने तक सल्तनत की सारी सुख सुविधाओं का, अय्याशी का मनसोक्त उपभोग लिया है। 19 में 1758 को गौहर को वजीर शहाबुद्दीन ने नजरबंद किया दिल्ली में, लेकिन जैसे मैंने ऊपर कहा जहां बादशाह ने उसको भगाने में कुछ मदद की। गौहर वहां से भाग के रोहिलाखंड गया, लेकिन रोहिलाखंड में पठानों ने उसकी मदद नहीं की। आगे बरेली गया, बरेली का मुसलंडा अशराफ वो तो अली गौहर को मिलने सीमा तक पहुंचा और अली गौहर को वहीं सीमा से लौटा दिया। भटकता भटकता अपना अली गौहर फैजाबाद पहुंचा। फैजाबाद में वही हाल हुआ, कुछ नहीं मिला। वहां से फिर दौड़ लगा कि प्रयागराज हुआ। प्रयागराज में भी उसे निराशा ही हाथ लगी। आखिरकार अली गौहर भटकता भटकता बिहार पहुंचा। मुगलों की मित्रों 1758 में इतनी बुरी हालत मराठों ने ही की थी। मराठों की वजह से ही दर दर ठोकरे खाने को मजबूर मुगल हुए थे। अपने ही उम्मा के ये जो सुन्नी अशराफ थे ना उन्होंने सब ने अली गौहर को नकारा था। यहाँ दिल्ली से फिर आखिरकार बादशाह ने उसको बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया और वहाँ बिहार में नजीब की सहायता से अली गौहर को शुजा और बलवंत यानी काशी नरेश, अरे बाप रे बहुत बड़ा नाम है ये। बलवंत राय ने जो किया है वो मैंने आपको बताया था, लेकिन मैं इतना कायर हिंदू राजा मैंने नहीं देखा। चलो आज उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन शुजा और बलवंत काशी नरेश ने अली गौहर को मदद की और उसको बिहार से उठा के यहाँ क्या कहते हैं उसे प्रयागराज में स्थिर किया। शुजा और नजीब ये दोनों अब शाहजादा के साथ आए हुए थे। इनकी मिली भगत से वजीर भी वहां दिल्ली में घबराया। उसने फिर से दत्ता जी से नजदीकियां बढ़ाई। अब दत्ता जी को तो नाना का पहले से आदेश था कि बिहार और बंगाल में उसको चढ़ाई करने जाना था भाई। इसी बीच शुजा ने एक काम किया। 1759 में शुजा और अली गौहर इन दोनों ने बिहार पे आक्रमण किया। वहां उस बिहार के पटना के हमले में शुजा को फ्रेंच सेनापति जीन लॉ की मदद मिली।
बूसी के बाद मित्रों ये एक फ्रेंच साहसी सेनापति हुआ है जिसकी सोच पूर्णतः फ्रांस की राष्ट्रवादी सोच थी। अंग्रेजों से 1759 आते आते वैश्विक तौर पे और भारत में भी दोनों जगह पे युद्ध में फ्रेंच ने मात खाई थी। इस मात खाने के बाद ये जीन लॉ फिर से फ्रांस को महान बनाने के सपने देख रहा था। कोई बुरी बात नहीं है, इसके लिए मैंने उसे कहा कि ये एक साहसी सेनापति था। लेकिन पटना ये संयुक्त फौज पहुंचने से पहले पटना के पंतप्रधान थे राम नारायण ने क्लाइव से संपर्क किया था और क्लाइव की मदद मांगी थी जो उसे मिली। तो राम नारायण और क्लाइव इन दोनों के संयुक्त फौज ने शुजा, अली और जीन लॉ की सेना का संपूर्ण पराभव किया। युद्ध हारने के बाद अप्रैल 1759 में अली गौहर शुजा के आश्रय से प्रयागराज में ही रुका। तीर्थ क्षेत्र मुक्ति जो मराठों को करनी थी वो तो आगे फिर जिंदगी भर वो नहीं कर सके, ये सत्य है। मित्रों, यह छोटी छोटी घटना बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इस पे मेरी सुई गत 2-4 एपिसोड से अटकी हुई है, क्योंकि पानीपत शुरू होने से पहले जो धर्म का उबाल सुन्नियों में और उनके वो खूनी दरिंदे मुल्लाओं में जो उबल रहा था वो कैसे उबलते जा रहा था, इसकी डिटेल आपको समझनी बड़ी जरूरी है। अब्दाली 61 में जो आया था वो स्वतः के ईगो को बचाने के लिए और मुस्लिम उम्मियत को बचाने के लिए आया था। मुस्लिम वर्चस्ववाद उसे बचाना था। ये झूठ मूठ, ये पैसे के लिए आए थे, सत्ता के लिए आए थे, इसके लिए आए थे, उसके लिए आए थे, बकवास सब हमारा रास्ता ही इन्होंने सोचने का रास्ता ही बदल दिया है मित्रों। सीधी तरह से जो घटना दिख रही है और हमारे मन में जो उसके परिणाम के लिए हम जो विश्लेषण करते हैं उसका रास्ता ही इन वामपंथियों ने बदल डाला है। इसलिए मैं छोटी छोटी सारी घटना आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। 2-4 घटना मुझसे छूट भी सकती है। अब वलीउल्लाह जो मुल्ला था जिसने अब्दाली को पत्र भेजा था, ये तो हमें मालूम है कि वलीउल्लाह का पत्र भी अवेलेबल है, सब अवेलेबल है। अब उसके बारे में तो मैं एक शब्द भी नहीं बोला, क्योंकि मैं मेरे घर में पहले देख रहा हूं कि मेरे घर में कितना प्रॉब्लम था। एक ही नहीं थी, एक झूठता नहीं थी, एक वाक्यता नहीं थी। हर एक बड़ा सरदार अपने स्वार्थ में डूबा हुआ था। इसलिए मैं ये आपको सब बता रहा हूं। अब मराठे जो थे वो भारतवर्ष के सत्ता के केंद्र के बहुत नजदीक आ चुके थे। अब ये हमारे मोमेडियन ये नहीं चाहते थे। अशराफ, मुल्ला, सूफी, भांड, ये जो थे ना आलिम वगैरह वगैरह जितने भी उनके होते हैं, वो तो सख्त नाराज थे इससे, लेकिन कमजोर भी थे। उनको मालूम था कि हमारे कंधों में उतनी ताकत है नहीं कि हम मराठों को मात दे सके। और अभी अब्दाली को उन्होंने देखा था जो दिल्ली और मथुरा लूट के गया था, है ना। बाकी के कारण जैसे मैंने कहा बहुत सारे हैं, लेकिन मूल कारण क्या है? मूल कारण मित्रों ये है कि एक काफिर अश्रद्धावान दिल्ली की सत्ता पर काबिज कर रहा था, और इससे इनके वो जैसे मैंने ऊपर कहा मुस्लिम वर्चस्ववाद को गहरा धक्का ऑलरेडी लग चुका था। 1759 में जाकर ये अंताजी पुणे पहुंचाए और अपनी सफाई दी है। दत्ताजी को अप्रैल 59 में नजीब कुंजपुरा से मिला है।
क्योंकि दत्ता जी वहां कुंजपुरा में थे अप्रैल 1759 में। दत्ता जी को दरअसल शुक्रताल पे गंगा पर पुल बनाने का शगुफा नजीब ने गत 6-7 महीने से छोड़ा हुआ था। नजीब ने यह भी बताया कि भाई मैं शुक्रताल पे गंगा पर पुल भी बनवाऊंगा और फिर हम संयुक्त फौज लेके शुजा के विरुद्ध अवध की लड़ाई करेंगे और उसे परास्त करने का वादा नजीब ने दत्ता जी को किया कुंजपुरा में। जनको जी कुंजपुरा में ही नजीब का सर तन से जुदा करने वाला था। उसने योजना भी बनाई थी, लेकिन ऐन मौके पे चाचा दत्ता जी ने जनको जी को मना कर दिया। उसके साथ चाचा के साथ गोविंदराव बुंदेला भी आ गया। उसने भी इस कपटी दरिंदे धर्मांध नजीब के कत्ल को नकार दिया। इसलिए जनको जी वहां कुछ नहीं कर सका। मुसलंडे नजीब को बस वहां पे समय निकालना था, बस उसको उतना ही, शायद उसका रोल ही उतना था, वही काम उसको दिया था। इसमें वो कामयाब हो गया। लगभग 6 महीने उसने मराठों से झूठ बोल के नजीब छल करता रहा। आज नहीं कल बनाऊंगा, अगले महीने बनाऊंगा। 6 महीने निकल गए, क्योंकि हम देखते हैं आगे नवंबर में उसने अब्दाली को जो बुलाया है और अब्दाली को बुला के दिल्ली में दत्ता जी को फंसाया है। आगे मैं बताऊंगा। ज़रा ये मैं शुक्रताल का अब नाम लिया तो मुझे बताना पड़ेगा, बहुत से लोगों को मालूम नहीं है कि मित्रों ये शुक्रताल, ये हमारी गंगा मैया हरिद्वार से दक्षिण दिशा में बहती है, ठीक है। अब दक्षिण दिशा में बहने वाली ये गंगा मैया 100-125 किलोमीटर होगा। एक गांव पड़ता है मीरपुर। मीरपुर शायद आपको मालूम होगा। इस मीरपुर के पास में नदी के जो नदी का पात्र है उसके बीचों बीच एक बहुत ऊंचा टापू बना हुआ है। बेट कहेंगे ना, बेट आइलैंड टापू बना हुआ है नदी के बीचों बीच। यही मित्रों है शुक्रताल। इसे ही, इसका नाम ही शुक्रताल है, जहां वो ये धर्मांध मुसलंडा पुल बनाने की बात कर रहा था। अच्छा, उसको डायरेक्ट मुंह पे तो कोई बोल नहीं सकता था, क्योंकि ये मल्हारबा का धर्मपुत्र था। हाँ, तो सामने तो उसके बातों पर विश्वास इनको प्रकट करना पड़ा, मजबूरी हो गई। लेकिन मित्रों, मराठों ने अपना बहुमूल्य समय इसमें गवाया, या फिर हम ऐसे कहें कि नजीब का ये जो मराठों को दूर 6-7-8 महीने दूर रखने का जो कार्यक्रम था, वो जो कारस्थान था, वो नजीब का सफल हुआ, ये तो कह ही सकते हैं। वंदे मातरम।